हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आप हैं मेरे संग द इकोनॉमिक क्लासरूम में। मैं हूं राकेश शर्मा, रेलवे स्कूल नैनपुर से। चलिए हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थीगण, आप जानते हैं कि गत 6 अप्रैल से हम आपको ऑनलाइन मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में उपयोगी विषय सामग्री लगातार ग्रुप के माध्यम से आपको प्रेषित की जा रही है। सभी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि अपनी टेक्स्ट बुक से मूल पाठ 2-3 बार अवश्य ही पढ़ें। कहते हैं ना, मेक योर टुमारो टुडे। इस वीडियो का उद्देश्य आपको पाठ के साथ जोड़ना है और विषय वस्तु को सरल एवं बोधगम्य बनाना है। वीडियो को आवश्यकतानुसार पॉज करके बार बार देखें एवं नोट्स बनाते चलें। यथासंभव याद भी करते चलें तो अच्छा होगा। यह वीडियो इकाई 2 अध्याय 3 पर आपके मार्गदर्शन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे पूर्व इकाई 1 का वीडियो भी आप देख चुके हैं। विषय सामग्री पाठ्यक्रम के अनुरूप है। यहाँ मैं यह कहना चाहूँगा कि वीडियो निर्माण की तकनीक कौशल में कमी हो सकती है। वीडियो निर्माण की कुशलता का अभाव संभव है, परंतु यह निश्चय ही आपके लिए उपयोगी साबित होगा। पाठ्य पुस्तक एवं सहायक पुस्तक। यहाँ पाठ्य पुस्तक एवं सहायक पुस्तक दिखाई जा रही है। मुझे विश्वास है कि अब तक आपने पुस्तकों का प्रबंध कर लिया होगा। यदि आपको पुस्तक ना मिली हो तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड पूरी किताब की जा सकती है या एक एक पाठ डाउनलोड किए जा सकते हैं, अथवा परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों से भी आप इन किताबों का प्रबंध कर सकते हैं। आपको निश्चय ही याद होगा कि हमने इन पुस्तकों को और पाठ्य सामग्री को डाउनलोड करने के लिंक आपको बार बार प्रेषित किए हैं। तो आर्थिक सुधार 1991 से अध्याय 3। आइए अब हम एक नया पाठ आर्थिक सुधार 1991 से प्रारंभ कर रहे हैं। इस पाठ में हम जानने वाले हैं नई आर्थिक नीति, आर्थिक नीति की आवश्यकता एवं उद्देश्य, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनकी परिभाषाएं, इनके अर्थ और इनकी विशेषताएं। जब हम पाठ शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे, फिर उदारीकरण पर, तत्पश्चात हम पढ़ेंगे निजीकरण, उसके बाद हम जानेंगे वैश्वीकरण। सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बातचीत होगी। कुल मिलाकर नई आर्थिक नीति, जिसमें मुख्य रूप से हमारा फोकस होगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर। आइए आगे बढ़ते हैं और अपने अध्याय से परिचय करते हैं। सन 1990 का दशक भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव लेकर आया था। आर्थिक सुधारों के इस नए मॉडल को सामान्यतः उदारीकरण L, निजीकरण P और वैश्वीकरण V अर्थात LPG मॉडल के रूप में जाना जाता है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करना तथा दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के निकट पहुंचाना या उससे आगे निकलना था। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। सन 1980 के दशक में राजनीतिक परिवर्तन एवं अर्थव्यवस्था के अकुशल प्रबंधन का परिणाम हमारे सामने एक बड़े आर्थिक संकट के रूप में आया था। सन 1991 के मध्य में देश की आर्थिक स्थितियां अत्यंत दयनीय हो गई थी। उस समय देश एक प्रकार से दिवालियेपन के कगार पर खड़ा था। सन 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के संकट का सामना करना पड़ा। सरकार विदेशी ऋणों के भुगतान करने में असमर्थ हो गई। पेट्रोल,
आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा रिजर्व मात्र 15 दिनों का शेष रह गया था। संकट बड़ा ही गहरा था। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अनियंत्रित रूप से बढ़ रही थी। ऐसे अनेक कारणों ने सरकार को नई आर्थिक नीति अपनाने के लिए विवश कर दिया। देख रहे हैं यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव और पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह दिखाई दे रहे हैं। बात थी जून 1991 में, जब केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। केंद्र में श्री नरसिंह राव की सरकार बनी और आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री बनाए गए। इस जोड़ी ने देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए देश में चली आ रही आर्थिक नीतियों में भारी परिवर्तन किए। इन नीतिगत उपायों और परिवर्तनों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में प्रतियोगी वातावरण तैयार करके उत्पादकता और कुशलता में वृद्धि करना था। दूसरी ओर यदि हम विश्व परिदृश्य की बात करें तो सोवियत संघ का विघटन हो चुका था या हो रहा था। यूरोप के आर्थिक एकीकरण की घटना हुई थी और गेट समझौते जैसे अभूतपूर्व घटना घटित हुई थी। अब विश्व में केवल आर्थिक उदारवाद तथा खुलेपन का विकल्प ही शेष नजर आ रहा था। अब कोई भी देश विश्व बाजार से जुड़कर अपने आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता था। बदलाव एवं आर्थिक सुधार परिस्थितिजन्य थे, परंतु अपरिहार्य हो गए थे। 1991 से नई आर्थिक नीति लागू की गई। आजादी के बाद 1991 का साल भारत के आर्थिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इससे पहले देश एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। इसी संकट ने भारत के नीति निर्माताओं को नई आर्थिक नीति को लागू करने के लिए मजबूर कर दिया था। संकट से उत्पन्न हुई स्थिति ने सरकार को मूल्य स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। स्थिरीकरण की नीतियों का उद्देश्य कमजोरियों को ठीक करना था, जिससे राजकोषीय घाटा और विपरीत भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सके। संरचनात्मक सुधारों ने कठोर नियमों को दूर कर दिया था, जिसके कारण सुधारों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया गया। इन्हीं बातों को हम दूसरे शब्दों में समझते हैं, जानते हैं कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने 1991 में नई आर्थिक नीति लागू करने के लिए हमें विवश कर दिया था। जैसा हमने पहले भी कहा, विदेशी मुद्रा के भंडार देश में इतने क्षीण हो गए थे कि देश 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकने में असमर्थ दिख रहा था। विदेशी ऋणों का ब्याज देने के लिए हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। इस कठिन समय में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, जिसे विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का दरवाजा खटखटाया। उनसे देश को सशर्त $7 बिलियन का ऋण मिला। इन संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाईं। ये ऋण इन शर्तों के स्वीकार करने पर ही मिले थे, यह कि भारत सरकार अब उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नई आर्थिक नीति लागू करेगी। हमारे पास इन्हें लागू करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचा था। इन शर्तों ने हमें ऋण देकर आर्थिक संकट से उबरने का मार्ग दिखाया था। उन्हीं ने हमारी नई आर्थिक नीति के उद्देश्य निर्धारित कर दिए थे। 1991 में जो आर्थिक नीति लागू की गई, उसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे। पहला, बाजार अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारना और बाजार के
अनुरूप बनाना, मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना और भुगतान संतुलन को दूर करना, आर्थिक विकास दर को बढ़ाना और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार करना, आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ साथ सभी प्रकार के अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाकर बाजार अनुरूप अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक परिवर्तन करना, प्रतिबंधों को हटाकर माल, सेवाओं, पूंजी, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति प्रदान करना, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना। यही कारण है कि सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया है। नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य एक साधन के रूप में अर्थव्यवस्था की दिशा में आर्थिक प्रतिस्पर्धी माहौल का निर्माण करने के साथ उत्पादकता और कार्यकुशलता में सुधार करना था। स्लाइड्स में देखा था नई आर्थिक नीतियों के उद्देश्य। उसी क्रम से आगे चलते हैं। तत्कालीन रिजर्व बैंक गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन के अनुसार नई आर्थिक नीति में जुलाई 1991 के बाद से किए गए विभिन्न नीतिगत उपाय और परिवर्तन शामिल हैं। इन सभी उपायों के लक्ष्य अर्थव्यवस्था की कुशलता बढ़ाना है। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतियोगी वातावरण तैयार करना, ताकि प्रणाली की उत्पादकता तथा कुशलता में सुधार हो सके। जिन उद्देश्यों की बात अभी हमने की है, उसके तहत नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित कदम उठाए गए, जैसे बैंकों द्वारा स्वयं ब्याज दरों का निर्धारण, लघु उद्योगों के लिए निवेश की सीमा में वृद्धि, सामान आयात करने के लिए पूंजीगत स्वतंत्रता, उद्योगों के विस्तार के लिए स्वतंत्रता, उदारीकरण और ईज ऑफ बिजनेस डूइंग की नीति को अपनाना, प्रतिबंधित कारोबारी प्रथाओं का उन्मूलन करना। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना है या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उनमें शिथिलता दी जाती है। उदारीकरण को हम और अच्छे से समझते हैं दूसरे शब्दों में, जब सरकार कर नीति, आयात निर्यात नीति, औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, उत्पादन, विपणन इत्यादि में नियंत्रणों को हटाती है, कम करती है या शिथिल करती है, तो इसे उदारवादी नीति कहते हैं। इस नीति के अंतर्गत बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। उदारीकरण का अर्थ सभी व्यक्तियों को अपनी आवश्यकता अनुसार निजी आर्थिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सरल शब्दों में उदारीकरण से आशय नियमनों एवं नियंत्रणों में ढील देने से है, या जब सरकार उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में कोई प्रतिबंध नहीं लगाती तो ऐसी अर्थव्यवस्था को उदार अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थात आर्थिक उदारीकरण का आशय सरकार की भूमिका को सीमित कर बाजारोन्मुखी प्रणाली को अपनाना तथा पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में खुलापन लाना है। हमने उदारीकरण पढ़ा है। अब हम प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण पर चर्चा करेंगे। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि निजीकरण से आशय एक
औद्योगिक इकाइयों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किए जाने से है, जो अभी तक सरकारी स्वामित्व में थी। सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित आर्थिक प्रणाली का हिस्सा है। निजीकरण में सरकारी संपत्ति की बिक्री या निजी व्यक्तियों और व्यवसायों को किसी दिए गए उद्योग में भाग लेने से रोकने वाले प्रतिबंधों को हटाना भी शामिल हो सकता है। निजीकरण के समर्थकों का कहना है कि निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा अधिक कुशल प्रथाओं को बढ़ावा देती है, जो अंततः बेहतर सेवा और उत्पाद, कम कीमत और कम भ्रष्टाचार उत्पन्न करती है। इन्हीं बातों को अगर हम दोहराना चाहें तो हम ये कहेंगे कि निजीकरण से आशय अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में सरकारी संबद्धता को किसी भी रूप में वापस लेने से होता है। जब सरकार सार्वजनिक संपत्ति का विक्रय करती है तो उसे भी निजीकरण कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का अपनिवेश या विनिवेश, रुग्ण सार्वजनिक इकाइयों को बंद कर देना या उनका विक्रय कर देना आदि निजीकरण के अंतर्गत आते हैं। सरल शब्दों में निजीकरण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसमें निजी क्षेत्र किसी सार्वजनिक उद्यम का स्वामी बन जाते हैं या उसका प्रबंध करते हैं। आपकी जानकारी और रुचि के लिए मैं बताना चाहूंगा कि सन 1979 में पहली बार निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, जब उस समय की ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्रीमती मार्गरेट थैचर द्वारा ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन को निजी क्षेत्र में दे दिया गया था। इसी प्रकार अमेरिका ने 1981 में निजीकरण की अवधारणा को अपनाया था और आज विश्व के अनेक विकसित एवं विकासशील देशों में निजीकरण के विचार को अपनाया जा रहा है। अभी तक हमने उदारीकरण, निजीकरण की जानकारी प्राप्त की है और अब हम वैश्वीकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप प्रदान किया जाता है। वैश्वीकरण से आशय विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, बढ़ती हुई अंतर्निर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण के फैलाव से है। इसके अंतर्गत विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है तथा व्यवसाय देश की सीमाओं को पार करके विश्वव्यापी रूप धारण कर लेते हैं। वैश्वीकरण के द्वारा ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि विश्व के सभी देश व्यवसाय एवं उद्योग के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग एवं समन्वय स्थापित करें। वैश्वीकरण में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों हैं। एक व्यक्तिगत स्तर पर वैश्वीकरण जीवन के मानक और जीवन की गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करता है। व्यवसाय स्तर पर वैश्वीकरण संगठन के उत्पादन, जीवन चक्र और संगठन की बैलेंस शीट को प्रभावित करता है। आइए इसे दोहरा लेते हैं। वैश्वीकरण का सामान्य रूप से आशय पूरे विश्व को एक सत्ता, एंटिटी के रूप में मानने से है। वैश्वीकरण का संबंध एक विश्व बाजारीकरण से है। इसमें सभी आर्थिक बाधाओं को हटा दिया जाता है, जिससे कि बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका अदा कर सकें। इस प्रकार वैश्वीकरण शब्द से आशय विश्व एक बाजार के रूप में होने से है। वास्तव में वैश्वीकरण व्यापारिक क्रियाकलापों का अंतरराष्ट्रीयकरण है, जिससे पूरे विश्व को एक ही क्षेत्र के रूप में देखा जा सके। वैश्वीकरण के द्वारा ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि विश्व के सभी देश व्यवसाय एवं उद्योग में एक दूसरे के साथ सहयोग और समन्वय स्थापित करें। वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। अब
आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यहाँ दिए जा रहे हैं। प्रश्नों को पहले दिखाया गया है, फिर इसके उत्तर आएंगे। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप वीडियो को बंद करके स्वयं से उत्तर देने का प्रयास करें। उसी क्रम में आगे के प्रश्न और आ गए हैं। इन प्रश्नों को देने के पीछे हमारा ध्येय यह है कि अगर सिलेबस में कुछ पॉइंट छूट गए हैं तो वे प्रश्नोत्तर के रूप में कवर हो जाएं। आप वीडियो को पॉज करें, उत्तर देने का स्वयं प्रयास करें और उत्तर को नीचे से मिलाते रहें। उसी क्रम में ये अगला प्रश्न है, इसका भी उत्तर आप स्वयं से देने का प्रयास कीजिए। क्या भारत सरकार की नवरत्न नीति सार्वजनिक उपक्रमों के निष्पादन को सुधारने में सहायक रही? ये नवरत्न भारत सरकार के बड़े बड़े उद्योग थे जो सरकार के अधीन और नियंत्रण में कार्य कर रहे थे। उस संदर्भ में आपको इस प्रश्न का उत्तर स्वयं के प्रयास से देने की कोशिश करना है। आपके मिलान के लिए यहाँ उत्तर भी दिया जा रहा है। सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, आप बताइए जरा। सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र दुष्प्रभावित हुआ लगता है, क्यों? भारत एक कृषि प्रधान देश है और क्या इस सुधार प्रक्रिया में कृषि के क्षेत्र की अवहेलना हुई है? आप अपने विचार बताइए। क्या सुधार काल में आपको लगता है कि औद्योगिक क्षेत्र ने अच्छा कार्य किया या नहीं किया? आप अपनी राय यहाँ जाहिर कीजिए। सामाजिक न्याय और जन कल्याण के परिप्रेक्ष्य में भारत के आर्थिक सुधारों पर आप अपनी राय यहाँ जाहिर कीजिए। मुझे विश्वास है कि यह पाठ अब आपको आसान लगने लगा होगा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके दोहराने के लिए एवं आपके मार्गदर्शन तथा सहयोग हेतु दिए जा रहे हैं। कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, लिख लें और यथासंभव याद भी कर लें। मैं आपको पुनः स्मरण दिलाता हूं कि टेक्स्ट बुक से मूल पाठ को पढ़ना न भूलें। अवश्य ही टेक्स्ट बुक पढ़ें। और अब वक्त आ गया है आपको धन्यवाद कहने का। आपने बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखा, सुना, समझा और पढ़ा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा, ओके, ऑल द बेस्ट, मेक योर टुमारो टुडे। राकेश कुमार शर्मा, नैनपुर।